बायो लैब में जाना, सीमा मैम है ना, सीमा मैम को कहना बाल संसद का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है मैम, प्लीज़ आ जाइए थोड़ा देर, ठीक है। संसद का और हमारी जो संसद है, स्पीकर होता है, पक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, अन्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये सभी मिलजुल कर जहां पर हमारे नीति निर्माण के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जहां पर हमारी जो पॉलिसीज बनती है उनके ऊपर डिबेट्स होते हैं, उनके ऊपर चर्चाएं होती हैं, परिचर्चाएं होती हैं, तो उसी का एक इम्प्रेशन देने के लिए, उसकी एक छवि देने के लिए हम विद्यालय में बाल संसद का निर्माण करते हैं। करूंगा कि वो जहां भी हो वो मंच पर आए। हार्दिक अभिनंदन करती हूँ तथा उम्मीद करती हूँ कि यह सत्र देश के सर्वगीण एवं सतत विकास में सार्थक होगा। आज हम सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। महासचिव नए सदस्यों का शपथ ग्रहण प्रारंभ करें। माननीय स्पीकर महोदय, मिस गरिष्ठा प्राप्ति सरैया संसद सदस्य जो असम के बारपेटा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ या प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगी। मिस মই গৰিষ্ঠা সংসদৰ নিম্ন সদনৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত গভীৰভাৱে দৃঢ়তাৰে কওঁ যে ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য বহন কৰিম আৰু আইনৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ যে মই যিটো কৰ্তব্যৰ ওপৰত মই নিষ্ঠাৰে পালন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰৱেশ কৰা। राजपूत संसद सदस्य जो बिहार के भोजपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ या प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे। जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत के प्रतिभा और अक्षरा करूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली उसका कर्तव्य और श्रद्धापूर्वक निवान करूंगी। आज जब हम इस सत्र में मिल रहे हैं, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सदन को हमारे पूर्व सहयोगी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीनिवास प्रसाद के दुखद निधन की जानकारी दूं। वह कर्नाटक के चामराजनगर निर्वाचन प्रतिनिधित्व करते थे। उनका जन्म 6 अगस्त 1947 को हुआ था। उन्होंने कई सामाजिक गतिविधियों
पीढ़ियों से खुद को जोड़ा और आम जनता के लिए कार्य किया। उनका एक गौरवपूर्ण संसदीय करियर रहा। वह अपने समस्त जीवन शैली और विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इस सदन में आयोजित ऐतिहासिक चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनका योगदान इस देश द्वारा हमेशा याद किया जाएगा। उनका निधन 29 अप्रैल 2024 को 76 वर्ष की आयु में एक निजी अस्पताल में हुआ। माननीय प्रधानमंत्री, श्रीमान अध्यक्ष महोदय जी, मैं श्री श्रीनिवास प्रसाद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, जिनके निधन पर हम सभी मिलकर गहरा शोक व्यक्त करेंगे। वे भारतीय राजनीति के सबसे तेज और दिग्गजों में से एक अपने महानेता थे। अपने संसदीय करियर के दौरान उन्होंने सदन की कार्रवाई में सक्रिय रूप से भाग लिया और समाज में मूल्यवान योगदान दिया। वे एक गर्मजोशी से भरे व्यक्ति थे, जिनके पास इसलिए उनके निधन का आघात अत्यंत दुखद है। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ तथा मेरी सरकार और मेरे द्वारा उनके परिवार के लिए सहयोग करता हूँ। करना चाहती हूँ। जिनकी मृत्यु पर सभी को गहरा शोक है, वह भारतीय राजनीति के सबसे तेज दिग्गजों में से एक थे और अपने संसदीय करियर के दौरान उन्होंने अपने सदन की कार्रवाई में सक्रिय रूप से भाग किया और समाज के लिए बहुमूल्य योगदान दिया। वह एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, जिनके पास देश को गौरव की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प था। वह एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक नेता थे, इसलिए उनके निधन पे हमें दुख है। हम उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ कि गहरा शोक व्यक्त करने के लिए कुछ समय के लिए मौन खड़े रहें। माननीय प्रधानमंत्री, सदन में शामिल नए मंत्रियों का परिचय कराएं। महोदय, मैंने अपने नए मंत्रिमंडल में 2 नए मंत्री शामिल किए हैं। श्रीमती दीपशिखा रेल मंत्रालय से। मैं अपने नए मंत्री के लिए शब्द कहना चाहता हूँ। क्या तारीफ करूँ मैं आपकी, कहने को अल्फाज नहीं मिलते। क्या तारीफ करूँ मैं आपकी, कहने को अल्फाज नहीं मिलते। आप जैसे मंत्री हर पार्टी को नहीं मिलते, हर पार्टी को नहीं मिलते। महोदय, मैं महिला और बाल विकास मंत्री से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि सरकार ने किस प्रकार बच्चों में कुपोषण की समस्या को प्रभावी ढंग से संबोधित किया है, उनके पोषण संबंधी कल्याण को सुनिश्चित किया है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS योजना ने देश में समग्र स्वास्थ्य और विकास में किस प्रकार योगदान दिया है। सरकार द्वारा बनी सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर बनाने और लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के उपाय क्या हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्री चंचल शर्मा, कृपया उत्तर। मैं महिला और बाल विकास मंत्री होने के नाते सदन को कुछ बताना चाहती हूँ। सरकार ने कुपोषण की समस्या को उच्च प्राथमिकता दी है और राज्य केंद्र प्रदेशों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों विभागों की योजनाएं कार्यक्रमों को लागू कर रही है, जो पोषण संबंधित विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं। 15वीं वित्त आयोग में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, 14 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए पोषण समर्थन, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, आधुनिक और उन्नत सक्षम आंगनबाड़ी पोषण अभियान और किशोरियों की योजना के घटकों को मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 मिशन पोषण 2.0 के पुनर्गठित किया गया है। मिशन पोषण 2.0 मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के पोषण, मानदंड माध्यम और गंभीर कुपोषण, MAM SAM का उपचार और आयुष प्रथाओं के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे कुपोषण, कम वजन, बौनापन और एनीमिया की समस्या को कम किया जा सके। मिशन पोषण 2.0 के तहत 13.97 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से लाभार्थियों को वर्ष में 300 दिन पूरक पोषण प्रदान किया जाता है।
ताकि अनुशंसित आहार सेवन के पूरक पोषण प्रदान किया जाता है, ताकि अनुशंसित आहार सेवन के मुकाबले अंतर को पाया जा सके। केवल फोर्टिफाइड चावल आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रदान किया जा रहा है, जिससे महिलाओं और बच्चों में सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी और एनीमिया को नियंत्रित किया जा सके। मगर जगह जगह प्रश्न, कृपया आप अपनी सीट को ग्रहण कीजिए। आपको आपका भोजन और घर ले जाने वाले राशन की तैयारी में मोटे अनाज मिलेट्स के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्म पकी भोजन और घर ले जाने वाली राशन की तैयारी में मोटे अनाज मिलेट्स के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषण वितरण समर्थन प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए IT प्रणालियों का उपयोग किया गया है। 1/2021 को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण के रूप में लॉन्च किया गया। पोषण ट्रैकर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, AWC, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता AWW और लाभार्थियों की परिभाषित संकेतकों पर निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। पोषण ट्रैकर के तहत तकनीक का उपयोग बच्चों में बौनापन, कुपोषण और कम वजन की पहचान को गतिशील और प्रभावी बनाने के लिए किया जा रहा है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 302, माननीय सांसद अध्यक्ष महोदय, मैं जल शक्ति मंत्री से यह पूछने की कृपा करना चाहता हूँ, क्या सरकार को मानसून मौसम के दौरान आई त्रिपुरा राज्य में भीषण बाढ़ के बारे में कोई जानकारी है? बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए तत्काल राहत उपाय क्या हैं? भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए सरकार की दीर्घकालिक योजनाएं क्या हैं? माननीय जल शक्ति मंत्री रौनक साकिया कृपया उत्तर दें। हाँ, सरकार को वर्तमान मानसून मौसम के दौरान त्रिपुरा राज्य में आई भीषण बाढ़ के बारे में जानकारी है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 5 जिले प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता के लिए सरकार ने निम्नलिखित तत्काल राहत उपाय की है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमों की तैनाती, भोजन, पानी और चिकित्सा सामग्री जैसी राहत सामग्री को वितरित किया। प्रभावित परिवारों को वितरित सहायता प्रदान करना भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए सरकार की दीर्घकालिक योजना में शामिल है। तटबंध, बांध और जल निकासी प्रणाली जैसी बाढ़ नियंत्रण अवसंरचना का निर्माण, नदी बेसिन प्रबंध रणनीति का कार्यान्वयन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय की तैयारी सुनिश्चित करना। प्रश्न संख्या 303, माननीय सांसद Honorable Speaker of the Lok Sabha, I want to ask for you to the ruling party that will the Minister of Micro, Small and Medium Enterprises be pleased to the state? The target set under the Pradhan Mantri Employment Guarantee Scheme PMEGP and the achievements made so far. The challenges faced by the government while implementing PMEGP. माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री दयाल कुमार पांडे कृपया उत्तर दें। Honorable Speaker of Lok Sabha, from Ministry of MSME through Khadi and Village Industry Commission is implementing Prime Minister Employment Generation Program for assisting entrepreneurs in setting up of new micro units in the non-farming sector. It aims to provide employment opportunity to traditional artisans, rural and urban unemployed youth at their doorstep. Every year targets are fixed based on past year performance and overall budget allocation for the scheme. However, the target fixed for margin money and number of the units to be assisted are tentative. Since the inception of the scheme for FY 2009 till 31/2024, more than 9.34 lakh micro enterprises have been assisted across the country with a margin money subsidy of more than 24,270 crore, providing employment to the estimated 76.34 lakh persons. There are no major challenges being faced by the government while implementing the scheme in the country. However, few challenges related to bank, margin money adjustment, etc. are regularly coordinated and resolved and timely basis. माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करें कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में बार बार बदलाव क्यों किया जा रहा है और इसके क्या कारण है? माननीय शिक्षा मंत्री हर्षित कौशल कृपया उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को आज 34 वर्ष हो चुके हैं। इस बीच विश्व स्तर पर बहुत से बदलाव आए हैं, जिससे हमारे छात्र छात्राओं और शिक्षा पद्धति के बीच तालमेल नहीं जम पा रहा। इससे कई छात्र छात्राएं परीक्षा में कम अंक आने पर आत्महत्या तक कर रहे हैं। इसलिए अब हमें एक ऐसी शिक्षा नीति की जरूरत थी जो छात्रों को इस काबिल बना सके कि वह राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धा रखें, और यह काम हमारे सरकार द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 305 माननीय सांसद आकाश आदित्य सकरिया। Honorable Speaker of Lok Sabha, I want to deliver some issues through you to the ruling party that will the Minister of Law and Justice be pleased to state the steps taken by the government to ensure the fast and special court scheme and the details of the fast and special court scheme and the protection of children from sexual offences operationally in the country. कानून एवं न्याय मंत्री निशी सरैया कृपया उत्तर दें। Act 2018, the central government is implementing a centrally sponsored scheme for setting up a fast-track special courts, including exclusive POCSO courts since October 2019 for expeditious trial and disposal of pending cases pertaining to rape and prevention of children from Sexual Offences Act in a time-bound manner. The scheme was initially for 1 year, which was further extended up to March 2023. The Union Cabinet has extended the scheme for another 3 years from 1 April 2023 to 31 March 2026 at a total outlay of rupees 1,952.23 crore, including rupees 1,207.24 crore as central share to be incurred from Nirbhaya Fund. As per data submitted by various high courts, up to December 2023, 757 FTSCs, including 411 exclusive POCSO courts, are functional in 30 states across the country, which have disposed to more than 2,14,000 cases. प्रश्न संख्या 306 माननीय सांसद सिद्धांत सोनी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से यह बताने की कृपा की जाए कि क्या पूरे देश में प्लास्टिक की पानी की बोतलों से पीने का पानी खतरनाक है? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा बताएं। क्या पूरे देश में बोतलबंद पानी के प्रतिकूल प्रभाव की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो इसकी क्या व्यवस्था है? क्या देशभर में प्लास्टिक की पानी की बोतलों में नैनो प्लास्टिक कण पाए गए हैं? यदि हाँ तो इसकी क्या व्यवस्था है? सरकार द्वारा बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगाने या इसे रोकने और इसके लिए कोई वैकल्पिक उपाय खोजने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है? कृपया उत्तर दें। माननीय महोदय जी, मैं संसद के माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया है, जो मानव उपभोग के लिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिसमें पैक किए गए पेयजल भी शामिल हैं। FFFAI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पैक किए गए पेयजल को खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पादक मानक और खाद्य योजक विनियम 2011 के तहत निर्दिष्ट मानकों को पूरा करना अनिवार्य है। इसके अलावा पैक किए गए पेयजल की पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक खाद्य संबंध सामग्री को खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2018 का अनुपालन करना होगा। सीमा और खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2018 में निर्धारित विशिष्ट प्रवाह सीमाओं को पूरा करना होगा। धन्यवाद। इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारा प्रश्नकाल समाप्त होता है। माननीय स्पीकर महोदय,
विशालपुर जिला प्राधिकरण द्वारा विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन किया गया है। बिना किसी वैध कारण के तानाशाही तरीके से जिला प्रशासन ने मुझे 15 जुलाई 2024 को एक शांतिपूर्ण सभा को संबोधित करने से रोक दिया। शांतिपूर्ण सभा प्राधिकरण ने अनुचित मंशा का आरोप लगाया है और मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि मुझे इस मामले पर अभी सवाल उठाने की अनुमति दें। मिस लवली, आप इस संबंध में उचित सूचना और एक प्रति प्रस्तुति कर सकते हैं और मैं इस पर विचार करूंगी। आप मुझे इस तरह से चौंका नहीं सकते। जी, 11 बजे इसकी सूचना पहले ही दे चुकी जब दूंगी और इस पर विचार करूंगी। मैं आपको अपना निर्णय बाद में दूंगी। अब सदन की मेज पर कागजात प्रस्तुत किए जाएंगे। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की मेज पर रखने का अनुरोध करती हूँ। ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग को अनुमोदित करते हुए भारत के राजपत्र में दिनांक 12 अप्रैल 2019 को प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचना हिंदी और अंग्रेजी संस्कृत की एक प्रति है। माननीय कानून एवं न्याय मंत्री। Honorable Speaker Madam, I beg to lay on the table of the House a copy each of the following ordinances, Hindi and English version, under Article 123(2)(a) of the Constitution, the Muslim Women Protection of Rights on Marriage, Second Ordinance 2023, promulgated by the President on 21st February 2022. महासचिव युवा संसद के उच्च सदन से प्राप्त संदेश की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। माननीय स्पीकर महोदय, मुझे उस सदन के सचिव जनरल से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। मुझे युवा संसद को सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2019 को उच्च सदन द्वारा 26 जून 2019 में हुई बैठक में पारित कर दिया गया है। महासचिव उच्च सदन द्वारा पारित किए गए बिल और अध्यादेश को सदन की मेज पर रखें। माननीय स्पीकर महोदय, मैं सदन की टेबल पर आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2019 और विधेयक जैसे कि उच्च सदन द्वारा पारित किया गया है, मैं उसे प्रस्तुत करता हूँ। Honorable members, I have to make an announcement now. On my behalf and on behalf of the honorable members of the House, I have great pleasure in extending a warm welcome to Her Excellency Mrs. Kakaloti, Speaker of Romanian Parliament, and the honorable members of the Romanian Parliament who are on a visit to India as an honored guest. The other honorable members are Ms. Vaishnavi Dhakar, Minister of Space. It is very high-powered delegation. The delegation arrived on Sunday, 28th July 2024. They are now seated in a special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm greeting and best wishes to His Excellency the President of Romania, the Prime Minister, the Romanian Parliament, the government and the friendly, peace-loving people of Romania. द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, जो गृह मंत्रालय के मंत्री का ध्यान दक्षिण भारत सामान्य रूप से और विशेष रूप से पश्चिमी घाट नक्सली और माओवादी गतिविधियों की अप्रत्याशित वृद्धि की ओर आकर्षित करता है। माननीय श्री भारती धाकड़। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ जिलों में पुलिस थानों में कई मामले दर्ज किए गए हैं। हमें गहरा आघात और आश्चर्य हुआ है कि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नक्सली चुपचाप अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यह आम जनता में भय का माहौल पैदा करता है। क्या मैं माननीय गृह मंत्रालय से जान सकती हूँ कि नक्सलवाद के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय,
चर्चा के तहत मुद्दे पर माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किए विचारों से मैं सहमत हूँ। माननीय प्रधानमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को राज्य सरकार को उपयुक्त निर्देश और मार्गदर्शन तुरंत देने का निर्देश दिया है। पीएमओ सभी राज्य सरकार के संपर्क में है। कर्नाटक के 3 जिले दक्षिण कन्नड़, उडुपी और कोडागु के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में तलाशी अभियान के लिए एंटी नक्सल फोर्स ANF को अधिक निर्देशित किया गया है। हमारा ध्यान ANF को अधिक पेशेवर बनाने और जनशक्ति क्षमताओं को बढ़ाने पर है। हमारी प्राथमिकता खुफिया जानकारी एकत्रित करने पर भी रहेंगी। हमारी सरकार का मुख्य ध्यान यह सुनिश्चित करना है कि वह फिर से ना उठे। धन्यवाद महोदय। विधेयक की प्रस्तुति। अब विधायी कार्य लिखा जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री सदन में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव रखें। I beg to move for the League of House to introduce the bill, the Right of Children Free and Compulsory Education Bill 2024. सवाल यह है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। माननीय शिक्षा मंत्री। Honorable Speaker, Madam, I introduce the Bill of Right of Children to Free and Compulsory Education Bill 2024. वे हाँ कहें। एवं जो विपक्ष में है वे ना कहें। नहीं। मुझे लगता है कि हाँ का पक्ष भारी है। हाँ का पक्ष भारी है। हाँ का पक्ष भारी है। माननीय शिक्षा मंत्री। Repeat the Honorable Speaker, Madam, I introduce the Bill of Right of Children to Free and Compulsory Education Bill 2024. की कार्यवाही स्थगित की जाती है और कल सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी। आपकी आवाज बताती है कि आपको आज की कार्रवाई पसंद आई। पसंद आई क्या? क्या सीखा आपने आज ये बताइए। आज आपने, मुझे मालूम है अगर मैं इंडिविजुअली पूरा बता सकता है कि हमने आज क्या देखा, फिर भी समय अभाव के कारण मैं आपके सामने 1 से 2 मिनट में इस प्रोग्राम की रूपरेखा को फिर से संक्षिप्तीकरण करता हूँ। क्या देखा मंच पर ध्यान से कि मध्य में स्पीकर महोदया है और स्पीकर महोदया के दाहिनी ओर आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी और सरकार का पक्ष है जो रूलिंग गवर्नमेंट है, और स्पीकर मोड में आपने देखा अपोजिशन पार्टी लीडर बैठे हुए हैं और उनके जो साथी हैं वो पूरी एक रो में बैठे हुए हैं। आज आपको देखने को यह मिला कि किस प्रकार से पॉलिसी नीति बनाने के साथ साथ उस नीति पर विचार विमर्श होता है। अगर वो नीति लागू हो जाती है तो उसकी कार्यान्वयन, उसका इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद इसको भी प्रस्तुत किया जाता है और उस रिजल्ट पर भी विचार विमर्श और प्रश्नोत्तरी संबंधित सदस्यों द्वारा की जाती है। मैं आपके सामने जल्दी में आपको बताऊं, देखिए कौन कौन से मिनिस्टर हमारे साथ थे। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, कोल एंड माइंस, रेलवेज, होम अफेयर्स, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, health and family welfare, law and justice, and honorable prime minister is also sitting over there. And party leader, which you were witnessing that she was asking questions, contrary counter questions time to time against the ruling government. So this is the process. यह प्रक्रिया आज आप सभी बच्चों के द्वारा शांतिपूर्वक देखी गई। यही संसद का स्वरूप है। पढ़ते हैं कि सरकार क्या होती है, रूलिंग गवर्नमेंट क्या होती है, अपोजिशन पार्टी लीडर क्या होता है,
विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, तो उसको बहुत ही सूक्ष्म रूप से हमारे प्यारे छात्र छात्राओं ने बाल संसद के माध्यम से आपके सामने रखा। और आशा है कि भविष्य में हमारे विद्यालय की जो एक्टिविटीज और गतिविधियां होती हैं उसमें जाकर आपके और हमारे सम्मुख रखेंगी और उन सब करेंगे। तो एक बार जो मैं आई टोल्ड यू दैट देयर आर 4 जजेस आल्सो हु आर जजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट। जो भी छात्र प्रतिनिधि के रूप में आचरण आज कर रहे हैं उनको जज करने के लिए हमारे मध्य में जजेस भी हैं, बट किसी कारणवश आज हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय हमारे से ऐसे ही रुचि से, ऐसे ही योग्यता से आप बैठेंगे, सुनेंगे और अगर आप इसी प्रकार सहयोग करेंगे तो आपको विद्यालय में